रेगिस्तान। किसके बारे में पढ़ेंगे? सहारा रेगिस्तान के बारे में। कहता है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो बोलिएगा सहारा रेगिस्तान। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है। कहता है ये लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी लगभग भारत के 1/3 हिस्सा में यह सहारा रेगिस्तान फैला हुआ। भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 वर्ग लाख किलोमीटर है और ये 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर यानी भारत का 1/3 हिस्सा में, यानी एक हिस्सा में, भारत का एक हिस्सा के लगभग सहारा रेगिस्तान फैले हुए हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये रेगिस्तान में 11 देश आते हैं। कितना देश आते? 11 देश से घिरे हुए। या ये जो रेगिस्तान है कितने देशों से घिरा हुआ है? 11 देश से। कौन कौन? तो सबसे पहले आता है अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। कहता आगे पढ़ते कि इस रेगिस्तान में कहीं कहीं चट्टानों की सतह 2500 मीटर ऊंची होती है, अधिक ऊंची होती है। यानी ये कहीं कहीं समतल है तो कहीं कहीं 2500 से अधिक मीटर की ऊंची ऊंची इसकी चट्टान भी, यहाँ पे चट्टान भी मौजूद है। कहता है कि आगे की सहारा रेगिस्तान एक समय में हरा भरा मैदान हुआ करता था। यानी यह एक समय में यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते थे और यहाँ के लोग को भी अनेक से गुफाएं का चित्र मिला। यहाँ नदी में कौन से जीव जंतु रहते थे? यहाँ तो नदी में मगरमच्छ भी पाए गए हैं। यहाँ अनेक जानवर जैसे हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियां जैसे समान जानवर का अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी सहारा रेगिस्तान बनने से पहले यहाँ पे लोग रहते थे, कुछ जीव जंतुओं भी रहते थे, जिसमें आपको साक्ष्य मिल रहा है कि नदी भी था, मगरमच्छ भी और अनेक जानवर जैसे हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़ और बकरियां जैसे समान जानवर का भी अवशेष यहाँ पे मिले। आगे हम लोग पढ़ते हैं सहारा के जलवायु के बारे में। यहाँ की जो जलवायु होता है वो अत्यधिक गर्म है और शुष्क वाला है। यहाँ पे वर्षा बहुत अल्प होती है। यहाँ बता देते हैं, यहाँ वर्षा जो होती है वो लगभग 10 सेमी होती है, 10 सेमी से 20 सेमी होती है। यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए सहारा में वर्षा की औसत मान कितना है? तो बोलेगा 10 सेमी से लगभग 20 सेमी, 10 सेमी से लगभग 20 सेमी। यहाँ दिन के समय में तापमान यहाँ लगभग प्रतिदिन यहाँ पे 50 सेल्सियस डिग्री से प्लस का तापमान यहाँ रहता है और रात में गिरकर ये कितना डिग्री हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ रात में बहुत अधिक ठंड पड़ती है और दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। आगे कहता है कि सहारा के अल्जीरिया क्षेत्र में त्रिपाली, लीबिया और दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 सेल्सियस डिग्री दर्ज किया गया है। यानी जब आप एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें बताया गया है कि 1922 ईस्वी में सहारा में सबसे अधिक तापमान 1922 ईस्वी में 57.7 सेल्सियस डिग्री तक यहाँ पे गर्मी आ गई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यहाँ पे कौन कौन से वनस्पति यानी कौन कौन सी कैसे कैसे प्रकार के पौधे उगे हैं और कितने प्रकार के यहाँ जानवर रहते हैं। तो यहाँ पे वनस्पतियों में कैटक्स खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। यहाँ पे मरुधान खजूर के भी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत जानवर भी हैं जैसे ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांप के विभिन्न जातियां भी पाई जाती है, जिसमें छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु थे। पर यहाँ छिपकली जो है यहाँ के प्रमुख जीव जंतुओं में से आते हैं, जिस छिपकली को। आगे कहते हैं कि लोग, यहाँ के लोग कैसे कैसे प्रजाति एवं जनजाति के लोग रहते थे। तो यहाँ मुख्य रूप से 3 जनजाति के लोग रहते थे। एक बेंदुई, दूसरा तुरोंग और चौथा चलवासी जनजाति के लोग यहाँ निवास करते थे। चलवासी जनजाति के लोग
बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते थे। पूछा जाएगा, बताइए चलवासी जनजाति के लोग यहाँ कौन कौन से जानवर का पालन पोषण करते थे? तो बताइएगा बकरी, भेड़, ऊंट जैसे घोड़े का पशुधन को पालते थे। इन पशुओं से दूध मिलता था, ऊन मिलता था, ऊन से क्या बनाए जाते थे? कपड़े बनाए जाते थे। जो गर्म वाला कपड़े होते गर्मी के कपड़े बनाए जाते थे। इनके खाल से पेटी, जूते और पानी के बोतल भी बनाए जाते थे। ये खाली सिर्फ कपड़े नहीं बनाए जाते थे, इन जानवरों का खाल से पेटी, जूते और पानी के बोतल भी बनाए जाते थे। पशुओं के बालों से चटाई, कालीन, कपड़ों एवं कंबल बनाने के लिए उपयोग में होता था। और जो यहाँ का जो चटाई, कालीन, कपड़े होते थे बहुत हल्का और बहुत सॉफ्ट होता था। आगे पढ़ते कि यहाँ मछली का कंकाल भी मिले। कुछ वैज्ञानिक लोग, कुछ ऐतिहासिक लोग बोलते हैं कि यहाँ पहले मछली भी पाला जाता था, यानी यहाँ पे मछली भी पाले हुआ करता था। अभी इसका कोई साक्ष्य मिला नहीं है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ फसल, अभी के समय फसलों में क्या क्या उगाया जा रहा है? तो बोलिएगा चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती है। यहाँ मिस्र में 11 देश में एक मिस्र देश भी उस सहारा देश में आता है, वहां पे सहारा रेगिस्तान में आता है। वहां पे कपास, जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, विश्व में सबसे क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ खनिज जैसे लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम जैसे खनिज भी यहाँ शामिल है। पूछा जाएगा दुनिया का सबसे महंगा खनिज, तो बोलेगा यूरेनियम। यू 235 यूरेनियम। कहता है कि यहाँ के तुरोंग लोग के लोग, विदेशी पर्यटकों को, वहां जो लोग घूमने जाते हैं वहां के निवासी, यानी वहां के तुरोंग लोग, वहां जो विदेशी पर्यटक होते हैं उनको ये पुराने साक्ष्य के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे घटना हुई थी, यहाँ पे ऐसे घटना हुई थी। इसके बारे में सभी किस जनजाति के लोग बताते हैं? तुरोंग जनजाति के लोग बताते हैं। यहाँ चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन जीने की ओर जा रहे हैं। यहाँ जो चलवासी जनजाति है वो धीरे धीरे शहरी जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब सबसे ज्यादा ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि लद्दाख दो शब्दों से मिलकर बना है, ला प्लस दाख। ला प्लस दाख। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश। दाख का अर्थ क्या होता है? देश। यानी लद्दाख का बोलिएगा कि पर्वतीय दर्रा वाले देश को हम लोग क्या बोलते हैं? लद्दाख बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व बृहद हिमालय में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर से पूरब की ओर हिमालय के बृहद, यानी हिमालय के क्षेत्र में या क्या हुआ? बसा हुआ। यह चीन के क्षेत्र से सटा हुआ। चीन के क्षेत्र से क्या हुआ? सटा हुआ। कहता है इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। पूछा जाएगा कि बताइए लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो काराकोरम, और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। एक की चुनाव में पूछा जा सकता है कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो ले बताइए कहाँ है? ले। आगे है कि लद्दाख के प्रमुख नदी, लद्दाख के प्रमुख नदी सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु नदी। लद्दाख के प्रमुख नदी सिंधु नदी। कौन नदी है? सिंधु नदी। ये नदियां गहरी घाटियां और मारखंड यानी गार्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गार्ज बनाते हैं, यानी बहुत से बड़े बड़े ये घाटी के रूप में ये नदी, बहुत से नदी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी या प्रमुख नदी सिंधु नदी है, जो ऊंचे पहाड़ से गिरते हैं और वो घाटी एवं दरार के रूप में बना लेते हैं, गार्ज के रूप में निर्माण कर लेते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियों जैसे कारगिल हिमानी। कहता लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल एक जगह है, कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर अधिक ऊंचाई पाई जाती है। अधिक ऊंचाई क्या हो जाती है? ऊंचाई पाई जाती है। यानी कारगिल में लगभग 3000 मीटर और लद्दाख में लगभग 8000 मीटर ऊंचाई पाई जाती है। कहता है ग्रीष्म ऋतु के दिन में कितना सेल्सियस डिग्री रहता है? 0 सेल्सियस डिग्री रहता है। सोचिए कितना ठंड वहां पड़ता है कि गर्मी के समय में वहां 0 सेल्सियस डिग्री होता है। और रात में, ये दिन की बात कर रहे हैं, रात ये गर्मी के समय में दिन में 0 सेल्सियस डिग्री होती है, रात में -30 सेल्सियस डिग्री। गर्मी के समय में
रात में -30 सेल्सियस डिग्री तापमान होता है। आगे पढ़ते शीत ऋतु में लगभग बर्फीला, यानी वहां पे अधिकतर भाग यानी लगभग 99% क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। 99% क्षेत्र किससे ढक जाता है? बर्फ से ढक जाता है। और वहां हमेशा -40 दिन हो चाहे रात हो, दिन में ऐसे रात में ज्यादा -40 सेल्सियस डिग्री तक तापमान हमेशा रहता है। वहां के लोग बहुत ही मोटे मोटे कपड़े, ऊन के कपड़े और हल्के कपड़े पहनते हैं, ऊन के हल्के कपड़े पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं, नोट में याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे अधिक ठंड वाला स्थानों से एक स्थान है दार्स, जो लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में। पृथ्वी के सबसे अधिक ठंडों में से अधिक मतलब ठंड पड़ने वाला स्थानों से एक स्थान है दार्स, जो लद्दाख में स्थित है। कहता है लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। क्या होता है? हिमभूमि। आगे पढ़ते हैं वनस्पतियां, जगत एवं प्राणी जात के बारे में। यह घाटी में सरपत, बिल्लो एवं पॉपुलर में उपवन देखे जाते हैं। यहाँ पे सरपत, बिल्लो और पॉपुलर उपवन भी पाए जाते हैं। यहाँ ग्रीष्म में सेब यानी गर्मी के समय सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ का फलवित होते हैं। आगे है कि यहाँ विभिन्न पक्षियां पाए जाते हैं, जैसे रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती अस्कोनकॉक, रेवेन एवं हुक पक्षियां पाए जाते हैं। आगे है कि यहाँ कुछ पशुओं भी होते हैं, कुछ पशु भी पाले जाते थे, जैसे जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते थे। यहाँ पे भेड़ और बकरियों से दूध, दही, मक्खन बनाए जाते थे। इनके बालों से बहुत ही मोटी मोटी ऊन के कपड़े बनाए जाते थे, जो ठंडे में वहां के लोग पहनते थे। एक यहाँ देखिए जैसे लिखा हुआ कि यहाँ इन पशुओं से दूध, मांस और खाल प्राप्त होते। खाल से क्या बनते थे? वहां पे ऊनी वाले कपड़े, यानी ठंडे के समय के पहनने वाले कपड़े बनाए जाते थे। नोट पॉइंट में याद रखिएगा कि चिरू तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्तप्राय जीव है। वहां पे एक तिब्बती एंटीलोप है, जो अब धीरे धीरे वहां पे समाप्त होने की अग्रसर हो रहे। क्यों समाप्त हो रहा है? क्योंकि उसका अधिक मात्रा में शिकार हो रहा है। अधिक मात्रा में क्या हो रहा है? शिकार। वहां उस जीव से शाहतूश नामक ऊन प्राप्त होते हैं, जो वजन में हल्का तथा गर्म होते हैं। यानी एकदम बहुत हल्का होता है वजन में और बहुत अधिक गर्म करने वाला कपड़ा है, इसलिए इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण ये जो जीव है ये धीरे धीरे लद्दाख में क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है। कहता है यहाँ का अधिकांश लोग मुसलमान और बौद्ध धर्म के लोग हैं। यहाँ पे हिंदू भी है, यानी आपको वहां पे लगभग 80% जो लोग हैं वो या तो मुस्लिम है या मुस्लिम और बौद्ध धर्म है, यानी 10% या 5% वहां पे सिर्फ हिंदू लोग हैं। आगे है कि वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ हैं। बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। वहां पे कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जिनको बारे में याद रखिएगा, हेमिस, थिकेस, से, लामा यूरू, ये सब आप मठ का नाम याद रखिएगा। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पेड़ पाया जाता है, जिससे क्रिकेट के बल्ला बनाया जाता है। क्रिकेट के क्या बनाया जाता है? बल्ला। उस पेड़ का नाम है सरपत बिल्लो पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट की बल्ला बनाई जाती। पूछा जाएगा, बताइए लद्दाख की कौन सी पेड़ की लकड़ी से क्रिकेट की बल्ला बनाई जाती है? तो सरपत बिल्लो के पेड़ की लकड़ी से। आगे कहता है कि ग्रीष्म के लोग वहां जब मतलब गर्मी में लोग वहां पे जौ, आलू, मटर, सेब और सलजम जैसे की खेती करते हैं, यानी वहां पे हरी साग सब्जियां की खेती सिर्फ होती है। वहां पे मोटे अनाज का जैसे गेहूं, चावल, ये सब का बहुत कम मात्रा में उत्पादन होता है। आगे वहां पे एक राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह, यानी लद्दाख की राजधानी लेह को जो जिला दर्रा होते हुए कश्मीर की घाटी को जोड़ता है। कश्मीर की घाटी को क्या करता है? जोड़ता है।
फिर एक और है, वहां पे 4 दर्रा गुजरता है जो मनाली लेह, यानी लेह में एक मनाली जगह है, वहां से 4 राजमार्ग दर्रा गुजरता है, जो एक गुजरता है रोहतांग ला से, बारालाचा ला से, लून गालाचा ला से, टंग लाचा से। यह मार्ग जुलाई से सितंबर तक बीच में खुला रहता है, और बाकी जनवरी फरवरी यानी सितंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक यह मार्ग पूर्ण रूप से बंद रहती है, क्योंकि वहां पे अधिक ठंड पड़ने के कारण वह दर्रा यानी वो जो 4 मनाली ले वो नहीं चल पाता। ये राष्ट्रीय राजमार्ग हमेशा रहता है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो जिला दर्रा हमेशा चलता रहता है, यानी हमेशा इस पे गाड़ी आते जाते रहते हैं। ये ये 4 राजमार्ग में 4 दर्रा जो है वो जुलाई से सितंबर तक ही रहते हैं। यहाँ तक क्लास समाप्त हुआ। ऐसा ही क्लास देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज विनोद सर एंड विनोद कुमार को फॉलो कर लीजिए, एवं यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस समकोला को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हमारे डेली ऐसा ही एनसीईआरटी टॉपिक का वीडियो आते रहेगा। इससे पहले हम लोग पॉलिटिकल के पहले चैप्टर विविधता की समझ के बारे में पढ़े थे, गांधी युग के बारे में पढ़े। गांधी युग पार्ट 1 आ गया है, पार्ट 2 भी वीडियो आ गया, पार्ट 3 भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। इसके बाद पार्ट 3 यानी गांधी युग के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आजादी के बाद भारत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो आधुनिक इतिहास में आजादी के बाद भारत यानी स्वतंत्रता के बाद यानी 19